वेलकम टू मिशन कक्षा। आज के सेशन में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जिनसे सीटेट में हर साल 4-5 क्वेश्चन तो बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की की। राइट। तो आज का हमारा विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें दो पुराने दस्तावेज हैं और पीछे एक बड़ी सी लाइब्रेरी। और इसका टाइटल है द क्रॉनिकल्स ऑफ द माइंड, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। बिल्कुल। तो आज का मिशन है ये समझना कि एक बच्चे का दिमाग सहज ज्ञान मतलब इंस्टिंक्ट से ज्ञान यानी विजडम तक कैसे पहुंचता है। और इसमें हमारे दो मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं। एक लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्हें हम नैतिकता का वास्तुकार, द आर्किटेक्ट ऑफ मोरालिटी कह सकते हैं। और दूसरे हैं लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक विचार के वास्तुकार, द आर्किटेक्ट ऑफ सोशल थॉट। और ये सेशन खास तौर पर सीटेट या टेट जैसे सरकारी परीक्षाओं के उन उम्मीदवारों के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। तो हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, एक ऐतिहासिक गाथा की तरह कि विकास के चरण कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी चर्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से शुरू करते हैं, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अगली स्लाइड पर आप एक विजुअल देख रहे हैं। एक यूनानी दार्शनिक सीढ़ियों पर बैठे हैं, गहरे विचारों में खोए हुए, और बगल में एक बहुस्तरीय इमारत है। ये इमारत ही विकास के चरणों को दिखाती है। बिल्कुल। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिकता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर हम सब चढ़ते हैं। इसका कोर डेफिनेशन मतलब मूल परिभाषा ये है कि बच्चे सही और गलत के बीच फैसला कैसे लेते हैं। ये जो तराजू का आइकन है वो इसी को दिखाता है। तो इस थ्योरी की संरचना, द स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें 3 मुख्य स्तर हैं, मतलब 3 लेवल्स। और इन 3 लेवल्स के अंदर कुल 6 चरण हैं, 6 स्टेजेस, मतलब हर लेवल पर 2 स्टेज। और उनका मेथड क्या था? कोहलबर्ग बच्चों को नैतिक दुविधाएं, मॉरल डायलेमा सुनाते थे। अच्छा, जैसे वो हाइंस डायलेमा वाली कहानी। हाँ, वही। ऐसी कहानियां जिनका कोई साफ साफ सही या गलत जवाब नहीं था। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता उम्र और अनुभव के साथ बदलती है। एक बच्चा जिस तरह से सही गलत का फैसला करता है वो एक वयस्क से बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही। तो चलिए पहले स्तर पर चलते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल या प्राक रूढ़िगत नैतिकता। ये स्तर 4 से 10 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है। इसे द एज ऑफ इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। तो इसका पहला चरण है स्टेज 1, दंड और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। हाँ, और यहाँ स्लाइड पर विजुअल भी देखिए। एक डरावना सैनिक एक छोटे बच्चे को डांट रहा है जो डर का प्रतीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। बच्चा सजा से बचने के लिए नियम मानता है। अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे का माइंडसेट होता है, अगर मुझे सजा मिलती है तो ये गलत है, और अगर सजा नहीं मिली तो मतलब सही है। बिल्कुल। अब आता है स्टेज 2, साधनात्मक सापेक्षता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसका विजुअल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 लोग बाजार में बर्तनों का लेन देन कर रहे हैं जो जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट के विचार को दिखाता है। हाँ, यहाँ नैतिकता लेन देन पर आधारित है। माइंडसेट है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल स्क्रैच योर बैक इफ यू स्क्रैच माइन। एग्जैक्टली। और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट सीटेट में सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन है। इस स्टेज को एक्सचेंज स्टेज भी कहा जाता है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, कन्वेंशनल लेवल या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 10 से 13 साल की उम्र के लिए है। इसे कहते हैं द एज ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का युग। इसका तीसरा चरण है स्टेज 3, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल। स्लाइड पर देखिए, एक राजा एक लड़के को उसकी अच्छाई के लिए सम्मानित कर रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट है दूसरों से तारीफ पाना, सीकिंग अप्रूवल। माइंडसेट होता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छा समझे। तो बच्चे अपने माता पिता और टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा, और इसका अगला चरण? अगला है स्टेज 4, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। विजुअल में एक जज है जिसने कानून की किताब पकड़ी हुई है जिस पर लिखा है कि नियम अटल हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नियम कठोर होते हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। रूल्स आर रिजिड। मतलब माइंडसेट हुआ कि कानून ही कानून है, ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे रेड लाइट का मतलब हमेशा रुकना है, चाहे कोई हो या ना हो। सही बात। और ये समझना बहुत जरूरी है कि समाज के ज्यादातर वयस्क मतलब अडल्ट्स इसी चरण में काम करते हैं। यहाँ नियम व्यक्तिगत जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अब कोहलबर्ग की सीढ़ी का सबसे ऊंचा स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल
या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। द एज ऑफ कॉन्शियंस, विवेक का युग, ये 13 साल से ज्यादा की उम्र के लिए है। इसका 5वां चरण है स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। हाँ, विजुअल में देखिए, कुछ प्राचीन दार्शनिक एक ग्रुप में बैठकर कानूनों पर बहस कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि कानून जनता की भलाई के लिए हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ माइंडसेट है व्यक्तिगत अधिकार महत्वपूर्ण है, अगर कोई कानून खराब है तो उसे बदलो। और आखिरी सबसे ऊंचा चरण स्टेज 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ विजुअल में एक नैतिक नेता सैनिकों के सामने सत्य के लिए अकेला खड़ा है। यहाँ कॉन्सेप्ट है शुद्ध विवेक, प्योर कॉन्शियंस के आधार पर फैसला लेना। मतलब अपनी जान की कीमत पर भी सच्चाई के लिए खड़ा होना। हाँ, और ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि कोहलबर्ग का मानना था कि बहुत कम लोग इस अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं। एग्जाम के लिए इसमें क्या खास है? एग्जाम में स्टेज 5 और स्टेज 6 के बीच का अंतर पूछा जाता है। स्टेज 5 में कानून लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल, जबकि स्टेज 6 में सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का पालन होता है। लेकिन कोई भी सिद्धांत परफेक्ट तो नहीं होता। अब देखते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना। सही बात है, और इनकी सबसे बड़ी आलोचक थीं कैरल गिलिगन, जो कोहलबर्ग की ही छात्रा थीं। स्लाइड पर एक तराजू है, एक पल्ले में तलवार है जिस पर मेल जस्टिस लिखा है और दूसरे में प्रार्थना करते हुए हाथ हैं जिस पर फीमेल केयर लिखा है। और यही उनकी आलोचना का सार है। गिलिगन ने कहा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस है। कैसे? उनका तर्क था कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में सिर्फ लड़कों और पुरुषों को शामिल किया। अच्छा। और पुरुषों की नैतिकता न्याय और नियमों, जस्टिस एंड रूल्स पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल, रिश्तों और जिम्मेदारी, केयर, रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होती है। तो गिलिगन ने कहा कि कोहलबर्ग का सिस्टम महिलाओं की सोच को कम विकसित मानता था। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण आलोचना है सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंस की। कोहलबर्ग का सिद्धांत काफी हद तक पश्चिमी केंद्रित, वेस्टर्न सेंट्रिक है। और इस पर सीधा सवाल बनता है एग्जाम में। हाँ, सीधा पूछा जाता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की लैंगिक पूर्वाग्रह के लिए किसने आलोचना की? और उत्तर है कैरल गिलिगन। चलिए, आप कोहलबर्ग के सिद्धांत को एक चीट शीट के जरिए जल्दी से दोहरा दें। ठीक है। स्लाइड पर एक नक्शा है जिसमें फियर आइलैंड, सोसाइटी सिटी और कॉन्शियंस पीक दिखाए गए हैं। ये विकास के रास्ते को दिखाते हैं। कुछ की टर्म्स भी हैं जो याद रखने चाहिए। हाँ, जैसे नैतिक दुविधा, मॉरल डायलेमा, मतलब ऐसी स्थिति जहां कोई साफ सही गलत ना हो। और नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग, वो सोचने की प्रक्रिया जो हम सही गलत चुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तर्क का रास्ता क्या हुआ? प्री कन्वेंशनल लेवल डर से प्रेरित है, ड्रिवन बाय फियर। कन्वेंशनल लेवल समाज की मंजूरी से प्रेरित है, ड्रिवन बाय अप्रूवल। हाँ, अक्सर स्टेज 4 और स्टेज 5 में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, स्टेज 4 में नियम कठोर, रिजिड है, जबकि स्टेज 5 में नियम लचीले, फ्लेक्सिबल है और बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग के बाद अब हम अपने दूसरे प्रमुख विचारक लेव वाइगोत्स्की की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जिनका सिद्धांत है सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां ज्ञान का निर्माण समाज के माध्यम से होता है। तो वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स का विचार दिया। ये वो उपकरण हैं जो समाज हमें सोचने के लिए देता है। और ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं वास्तविक उपकरण, रियल टूल्स, जैसे हथौड़ा, नक्शा, अबैकस। ये भौतिक दुनिया को संभालने में मदद करते हैं। और दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण, साइकोलॉजिकल टूल्स, जैसे भाषा, गिनती प्रणाली या निमोनिक्स। मतलब हम हर चीज का आविष्कार दोबारा नहीं करते, हम अपनी संस्कृति के दिए हुए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा को प्राथमिक सांस्कृतिक उपकरण माना जाता है। इस पर अक्सर सवाल बनता है। अब वाइगोत्स्की के सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। स्लाइड पर एक गोलाकार डायग्राम है जिसमें 3 वृत्त हैं, व्हाट आई कैन डू अलोन, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, ZPD, और व्हाट आई कैन नॉट डू येट। और एक हाथ दूसरे की मदद कर रहा है, जो स्कैफोल्डिंग को दिखाता है। तो ZPD की परिभाषा क्या हुई? जो हम अकेले कर सकते हैं और जो हम मार्गदर्शन से कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर। और पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग, वो अस्थायी मदद या सपोर्ट है। जैसे किसी को संकेत, हिंट्स देना या क्लूज देना।
और जब जरूरत ना हो तो उसे हटा लिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजेश, जो तीसरी कक्षा में है, एक गणित की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है। शिक्षक उसे एक छोटा सा संकेत देते हैं। ये हुआ स्कैफोल्डिंग। नतीजा ये होता है कि राजेश समस्या हल कर लेता है। इसका मतलब वो अपने ZPD में था। तो माइगॉट्स्की के इन विचारों को क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है? उनका मुख्य मेथड है सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। स्लाइड पर एक क्लासरूम का दृश्य है जहां छात्र और शिक्षक मिलकर एक नक्शे पर काम कर रहे हैं। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, अकेले की नहीं। इसकी कुछ मुख्य तकनीकें क्या हैं? जैसे सहपाठी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग, जहां बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक तकनीक है। हाँ, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच इंटरैक्टिव संवाद होता है। और समूह कार्य, ग्रुप वर्क, जहां सब मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक एक तानाशाह डिक्टेटर नहीं है, बल्कि एक सूत्रधार, फैसिलिटेटर है। उनका काम सीखने के लिए एक सामाजिक वातावरण बनाना है। ठीक है, अब वाइगॉट्स्की के लिए एक त्वरित चीट शीट देख लेते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, पावर ढांचा, ZPD। और सहयोगात्मक परियोजनाएं। और ये MKO कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। वो कोई भी हो सकता है, शिक्षक, माता-पिता या कोई होशियार सहपाठी जो स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। परीक्षा के लिए कोई गोल्डन रूल? हाँ, एक गोल्डन रूल है। यदि प्रश्न में समाज, संस्कृति या पीयर ग्रुप का उल्लेख है तो उत्तर लगभग हमेशा वाइगॉट्स्की ही होता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने दो बड़े विचारकों को समझा। हाँ, कोलबर्ग हमें बच्चे के नैतिक कंपास, मॉरल कंपास को समझना सिखाते हैं। और वाइगॉट्स्की हमें सामाजिक पांच, सोशल स्कैफोल्डिंग प्रदान करना सिखाते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप ही वो मोर नॉलेजेबल अदर है जो बच्चे को नैतिकता की सीढ़ी चढ़ने और ज्ञान का पुल पार करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि प्लूटार्क ने कहा था, मन भरने वाला बर्तन नहीं है, बल्कि जलाने वाली आग है। द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड, बट अ फायर टू बी किंडल्ड। एक शिक्षक का काम उस आग को जलाना है। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो अपने चैनल मिशन कक्षा को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।